India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा रकम जमा नहीं होने पर सुनवाई स्थगित। केंद्र ने हम इटली से तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, एक हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। अमेजन बनाम फ्यूचर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी सुनवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट अब 4 मई को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि मसले पर याचिका दायर। ट्रस्ट की संपत्ति के समझौते की एसआईटी जांच की मांग। जन्मभूमि को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी अपील। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर फैसले को चुनौती देने वाली अपील में अंतरिम आदेश पारित। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का प्रबंधन पूर्व जज जस्टिस बीएन कृष्ण की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति को सौंपा। India Legal presents Courts Roundup. इटली के मरीन पर हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए 10 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा नहीं किए जाने पर सुनवाई को स्थगित किया। पिछली सुनवाई में इटालियन मरीन की तरफ से कहा गया था कि हम पैसा जमा कर देंगे, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था। सीजीआई ने कहा था कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम न मिल जाती। सुप्रीम कोर्ट में इतालवी मरीन मामले में सुनवाई हुई। 2012 में इतालवी मरीन द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या से संबंधित एनरिका लेक्सी मामले में इटली गणतंत्र द्वारा केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा कराना बाकी है। ये जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इटली ने मुआवजे की रकम जमा करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन 10 करोड़ की रकम जमा नहीं होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। कोर्ट भारत में 2 इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामलों को बंद करने की मांग करने को लेकर केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इटली गणतंत्र को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खाते में 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को जमा करने के लिए कहा था और मंत्रालय को इटली से ये राशि प्राप्त करने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि वो भारत में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के लिए 2 इतालवी मछुआरों की हत्या को लेकर भारत में लंबित आपराधिक मामलों को बंद करने पर विचार करेगी। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई बोबडे ने सवाल किया, पैसा कहाँ है? केंद्र के वकील ने जवाब दिया, हम पैसे की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं। इटली ने पैसे के हस्तांतरण की पहल की है। उन्होंने इस मामले को स्थगित करने की मांग की क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अन्य पीठ के समक्ष उपस्थित थे। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, हम इटली से तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। पीठ ने मामले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के कानून के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने ये भी कहा कि भारत के पास मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उनके पास राजनयिक प्रतिरक्षा थी। उसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वो पीसीए के अवार्ड को स्वीकार कर रहा है और मरीन के खिलाफ लंबित मामलों को रद्द करने की मांग कर रहा है। केंद्र द्वारा रिकॉर्ड बयान के अनुसार केरल सरकार ने 2 मृत मछुआरों के परिवारों को 4 करोड़ रुपए और नाव सेंट एंटनी के मालिक को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है।
इटली द्वारा परिवारों को पहले 2.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बिना मामलों को खत्म नहीं किया जाएगा। घटना 15 फरवरी 2012 को केरल तट से लगभग 20.5 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के सभी मामलों की सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को करेगा। अमेजन और किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप कानूनी जंग में उलझा हुआ है और ऐसे में फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही 24,713 करोड़ रुपए की डील कर रही है, जिसके खिलाफ अमेजन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ फैसला सुनाया था। सिंगल बेंच का ऑर्डर जस्टिस मिड्डा ने 18 मार्च 2021 को दिया था। इस फैसले में जस्टिस मिड्डा ने सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के फैसले को बरकरार रखा, जो कि अमेजन के पक्ष में था। और ऐसे में इस फैसले में ये भी कहा गया था कि फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी और कंपनी के दूसरे प्रमोटर्स की संपत्ति जब्त कर ली जाए। साथ ही फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों पर 20 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर का प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक निगरानी समिति को सौंप दिया। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर अपील में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसने गोकर्ण के महाबलेश्वर मंदिर के प्रबंधन को रामचंद्रपुरा मठ को सौंपने की सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित सभी अंतरिम आदेशों के संशोधन में गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में निगरानी समिति के अधीन काम करेगा। इससे पहले न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत मंदिर प्रबंधन ने श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति को सौंप दिया था। अपीलार्थी मठ को समिति को मंदिर का प्रबंधन सौंपने का निर्देश दिया गया है। समिति मंदिर के रीति रिवाजों की परंपराओं का पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। एक बार इसकी पूर्ण प्रति जारी होने के बाद आदेश का अधिक विवरण उपलब्ध होगा। याचिका में कर्नाटक के उच्च न्यायालय के 2018 के अंतरिम फैसले और आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने 2008 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके द्वारा गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1997 की धारा 23 के दायरे से हटा दिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अगस्त 2018 में महाबलेश्वर मंदिर के प्रबंधन को श्री रामचंद्रपुरा मठ को सौंपने के सरकार के 2008 की आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने उत्तर कन्नड़ उपायुक्त की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति भी गठित की थी, जिसने महाबलेश्वर और अन्य संबद्ध मंदिरों के दैनिक मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण को समिति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है और ऐसे में याचिका में अन्य मांगों के साथ ही ट्रस्ट की संपत्ति के समझौते की एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को सुरक्षित रखने के आदेश भी मांग इसकी की गई है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि को समझौते के जरिए मुसलमानों को देने की चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अधिकृत रूप से समझौता करके शाही ईदगाह को दे दी गई, जो कि गलत है। कोर्ट घोषित करे कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान की ओर से 12 अगस्त 1968 को शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना क्षेत्रीय अधिकार के किया गया था, इसलिए वो किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा बिना किसी अधिकार के कृष्ण जन्मभूमि और ट्रस्ट की संपत्ति को समझौते के जरिए मुसलमानों को दिए जाने और हिंदुओं से धोखा किए जाने की एसआईटी गठित कर जांच कराई जाए
और सेवा संस्थान के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है। बताते चले कि कृष्ण जन्मभूमि मामला में शर्मा की सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने का ये दूसरा मौका है। इससे पहले भी उन्होंने 1998 में याचिका दाखिल की थी, जिसमें नोटिस भी हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके वकील के सुनवाई पर पेश न होने के कारण याचिका खारिज हो गई थी। नई रिट याचिका में शर्मा ने कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की संपत्ति पर मालिकाना हक का सारा ब्यौरा और समय समय पर अदालतों में आए फैसलों का हवाला दिया है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल फोर्स तैनात कर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को सुरक्षित करने का आदेश दे। इसके अलावा कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्टियों की सहमति से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा स्थित कटरा केशव देव कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद ईदगाह को अधिकृत करके उसके प्रबंधन और संरक्षण का निर्देश दे। याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कुमार मंगलम बिरला, शोभना भारतीय, सिद्धार्थ कुमार बिरला और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन जुगल किशोर बिरला ने किया था और बिरला परिवार कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी है, इसलिए बिरला परिवार के सदस्यों को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस समय पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा चुनाव बीत चुका है और इस समय बंगाल में हो रहे चुनाव पर हम दखल नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए था। दरअसल टीएमसी नेता गोपाल सेठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ऐसे में याचिका डाली गई वोट का ईवीएम वीवीपैट से मिलान किए जाने की मांग भी की गई थी। उनका कहना था कि इससे चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। न्यायालय ने केंद्र, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की पत्नी की तस्वीर को गलत तरीके से हाथरस बलात्कार पीड़िता बताकर अपलोड करने वालों का विवरण मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी किया और सीलबंद कवर में उनकी प्रतिक्रियाओं की मांग की। याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन किया गया था जिसमें आपत्तिजनक सामग्री के प्रवर्तक का पूरा विवरण मांगा गया था और इसीलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के जवाब में अपना जवाब दाखिल करें। इसके अलावा वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्तियों की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन को सुनवाई की अगली तारीख से पहले सीलबंद कवर में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ये तर्क दिया गया था कि अन्यथा भी बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध था। हालांकि वर्तमान मामले में एक गलत व्यक्ति की छवि को प्रसारित किया जा रहा है। जनवरी 2021 में गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने सभी लिंक अवरुद्ध कर दिए थे जो गलत तरीके से मृतक महिला की तस्वीर दिखाते थे और ये ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देशित किया था कि शिकायत पर तेजी से कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा है कि क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पेट्रोल पंप के आवंटन में कोई नीति बनाई गई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विकलांगता से पीड़ित दीप्ति लेनका और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे एक पेट्रोल पंप के आवंटन पर विचार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त के पास शिकायत की थी, जिन्होंने 24 दिसंबर 2020 को लगाए गए आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। हालांकि आयुक्त ने सिफारिश की थी कि उत्तरदाता अपनी नीति में संशोधन करने पर विचार करें। इसके अलावा न्यायालय ने
निर्देश दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोनों जवाबी हलफनामा दायर किया जाए और ऐसे में जैसे विकलांगता अधिनियम 2016 के अधिकार के तहत पेट्रोल पंप के आवंटन के लिए नीति बनाई गई है या नहीं। साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला को विदेशी घोषित करने वाले एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता के विषय में प्रश्न व्यक्ति को सुनते हुए मेरिट पर तय किए जाने चाहिए। कोर्ट ने फॉरेन ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को बिना सुने आदेश पारित किया था। दरअसल मामले में तय विभिन्न तारीखों पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होने के कारण पूर्व पक्षीय आदेश पारित किया। अब न्यायालय ने मामले को फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए भेजा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और आगे कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित उठने वाली किसी भी प्रश्न को संबंधित व्यक्ति को सुनते हुए मेरिट के आधार पर तय किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकैया की खंडपीठ ने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। नागरिकता के आधार पर कोई व्यक्ति एक संप्रभु देश का सदस्य बन जाता है और देश में कानून द्वारा प्रदत्त विभिन्न अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार बन जाता है। और जैसा कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई प्रश्न उठता है तो हमारी राय में संबंधित व्यक्ति को सुनते हुए मेरिट के आधार पर तय किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह अवलोकन रहीमा खातून द्वारा दायर याचिका से निपटने के दौरान किया। दरअसल रहीमा खातून ने याचिका में धुबरी के फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक पूर्व पक्षीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 9 जून 2016 को साल 1971 के तहत उसे अवैध प्रवासी के रूप में घोषित कर दिया गया था। ये याचिकाकर्ता का मामला था कि ट्रिब्यूनल से नोटिस मिलने पर उसका बेटा उसकी जानकारी के बिना उसकी ओर से पेश हुआ। हालांकि मामले में तय विभिन्न तारीखों पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होने के कारण पूर्व पक्षीय आदेश पारित किया गया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे सबूतों का अवलोकन करते हुए कहा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को बिना सुने आदेश पारित किया। कोर्ट ने देखा कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और किसी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित उठने वाले किसी भी प्रश्न को संबंधित व्यक्ति को सुनते हुए मेरिट के आधार पर तय जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले को फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए भेजा कि क्या याचिकाकर्ता विदेशी है नहीं, और याचिकाकर्ता को 5 मई 2021 को या उससे पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अवलोकन के मद्देनजर याचिका की अनुमति दी और फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को पलट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इंदौर में स्थित हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए उस विचार पर सहमति जताई है जो कि विवाहित बेटी की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में व्यक्त की गई थी। जस्टिस शेल नागू और जस्टिस आनंद पाठक के खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता उस मृतक सरकारी कर्मचारी की विवाहित बेटी है जिसकी मौत ASI AM के पद पर रहते हुए हुई थी। सिंगल बेंच ने मीनाक्षी दुबे बनाम MP पूर्वा कच्छेरा विद्युत विट्रॉन कंपनी लिमिटेड के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार कर लिया। मामले में इंदौर में एक पूर्ण खंडपीठ ने कहा था कि विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्त देने पर विचार करने से रोकने वाली सरकार की नीति संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल, न्यायमूर्ति JP गुप्ता और न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की खंडपीठ ने कहा था कि ऐसी नीति जो विवाहित
महिला को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित करती है, समानता का उल्लंघन करती है। पूर्ण पीठ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों और संधियों का उल्लेख किया जो लैंगिक भेदभाव को रोकते हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि मीनाक्षी दुबे मामले को राज्य द्वारा किसी भी उच्च फोरम में चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.